प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 फिजिक्स में आज हम समझाने वाले हैं वैज्ञानिक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और वैज्ञानिक बोहर का परमाणु मॉडल। इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या बताया था परमाणु के बारे में, और वैज्ञानिक बोहर ने परमाणु के बारे में क्या बताया। एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, वो इसलिए नहीं है कक्षा 12 में क्योंकि उनका विशेष योगदान नहीं रहा, कक्षा 9 के कोर्स में है। उन्होंने जो बातें बताई थी वो एक भी बात सही नहीं सिद्ध हुई, इसीलिए उनका विशेष योगदान नहीं है। रदरफोर्ड का और बोहर का परमाणु मॉडल पूछा जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक परमाणु लिया, ठीक है, इसके बाद में इन्होंने इस पे अल्फा प्रकाश का प्रकीर्णन कराया। कौन सा प्रकाश डाला? अल्फा प्रकाश डाला। जिस तरीके टार्चें नहीं होती, जैसे लेजर लाइट हुई, इमरजेंसी लाइट हुई, कई प्रकार की टार्चें होती, उसी प्रकार से एक टार्च थी अल्फा टार्च, ठीक है। अल्फा जब प्रकाश डाला गया, अल्फा किरण डाली गई, तो ये किरणें क्रॉस हो गई थी सब, ये सब किरणें क्या हो गई? क्रॉस हो गई। लेकिन यहाँ पर किरणें ये क्रॉस नहीं हुई, जबकि मुड़ गई इस तरीके से, और सब क्रॉस हो गई। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया और उन्होंने बताया कि जब यहां से किरणें क्रॉस नहीं हो रही हैं तो यह भाग कैसा होगा? ठोस होगा। कैसा होगा? ठोस होगा। यह भाग कैसा है? ठोस है। और जिससे किरणें, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं या क्रॉस हो रही हैं, वो भाग कैसा है? खोखला है। तो इसमें एक पॉइंट, नंबर एक पॉइंट क्या बनेगा? नंबर एक पॉइंट बनेगा कि जो है प्रकाश, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। देखिए इसमें खोखला वाला भाग ज्यादा है या ठोस? तो ठोस भाग कम है, एक ही लेयर है, जबकि खोखला भाग अधिक है। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। और दूसरा पॉइंट ये बताया था, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। तो समझिएगा, तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। अंदर से खोखला होता है। सीधी सी बात है, जब इस पे अल्फा प्रकाश डाला गया, जो किरणें क्रॉस हो रही हैं, तो खोखला भाग है, जिसमें क्रॉस नहीं हो रही वो ठोस भाग है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। जो खोखला भाग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें जो ठोस भाग होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर 2 में उन्होंने ये बताया कि इसका जो संपूर्ण धनावेश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर ना प्लस ना माइनस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं संपूर्ण धनावेश, ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण धनावेश। केंद्र के सूक्ष्म स्थान, नंबर 2 पर उन्होंने बताया था कि इसका संपूर्ण धनावेश, किसका? परमाणु का। परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी धनावेश केंद्र के सूक्ष्म स्थान, मतलब बहुत छोटा स्थान है ना, केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है। केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं।
जिसे नाभिक कहते हैं। यानी बताया था वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नंबर 1 पॉइंट क्या बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। नंबर 2 में उन्होंने बताया परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते, जिसके लिए अभिकेंद्र बल नाभिक, ये क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। और बताया था कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में कितने होते हैं, 8। इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। आकर्षण बल के बराबर होता है। लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु का नंबर 1 पॉइंट क्या बताया था, मैं ऐसा रिपीट करिए, याद हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। पिछली बार तो ये क्वेश्चन भी आया था, इसकी कमियां भी आई थी, दोनों एक साथ आ गए थे। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। नंबर 2, परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है। फिर एक बार समझिए। नंबर 1 मेरे साथ रिपीट करिए। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु मॉडल की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। नंबर 2, इसका संपूर्ण धनावेश केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। इसके बाद में इसकी कमी क्या रह गई थी? कमी ये रह गई थी, वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं।
तब तक वैज्ञानिक मैक्सवेल आ गए। उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा अपने सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार कि ये जब चक्कर लगाएगा तो एक समय आएगा इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी। जब इसकी ऊर्जा कम होगी तो धीरे धीरे ये नाभिक के पास आएगा और अंत में एक समय ऐसा भी आएगा जब इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और जब इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिससे इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि परमाणु का स्थायित्व तभी बना रहेगा जब उसकी ऊर्जा कम ज्यादा नहीं होगी। अगर कम हो जाएगी तो निचली कक्षा में आ जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऊपरी कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। यानी वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिक मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे यह नाभिक के पास आता है और अंत में इसकी ऊर्जा जब समाप्त हो जाती है तो यह नाभिक में गिर जाता है, जिससे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। तो देख लेते हैं इनकी कमी। क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट करिए मेरे साथ। परमाणु नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। नंबर 2, इसका संपूर्ण धनावेश केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। कमी इनकी क्या रह गई? अब कमी देखिए, इनकी जो है कमी क्या रह गई थी, तो कमी की बात हम कर लेते हैं। तो कमी इनकी रह गई थी, नंबर 1 कमी रह गई थी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, ये जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। तो नंबर 1 इन्होंने क्या बताया था? वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लगाते रहते हैं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार
मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिससे यह धीरे धीरे नाभिक के पास आता है। जिससे यह धीरे धीरे नाभिक के पास आता है और ऊर्जा समाप्त होने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिससे धीरे धीरे नाभिक के पास आएगा। लिख लो, नाभिक के पास आएगा और ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक में गिर जाएगा। और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। समझिएगा, वैज्ञानिक क्या देखा? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बताया कि रिलावेसित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तब तक वैज्ञानिक मैक्सवेल आ गए। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये चक्कर लगा रहा तो एक समय आएगा ये थक जाएगा। जब थक जाएगा धीरे धीरे ये केंद्र यानी नाभिक के पास आता चला जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये ऊर्जा इसकी समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह ये थक जाएगा तो अंत में गिर भी जाएगा। जब गिर जाएगा तो मर जाएगा, काम खत्म। परंतु ऐसा संभव नहीं है, जबकि परमाणु का, इसीलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल। समझिए, वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार निरावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिससे यह धीरे धीरे नाभिक के पास आता है और ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक में गिर जाता है और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार निरावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिससे यह धीरे धीरे नाभिक के पास आएगा और ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक में गिर जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके बाद में और दूसरी कमी क्या रहेगी इनकी? दूसरी कमी ये थी
दूसरी कमी इनकी थी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। दूसरी कमी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी क्या रहा, यह असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या समझिए। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते समय यह विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसलिए सतत स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है। यानी इसके अनुसार कैसे सतत स्पेक्ट्रम होता है, जबकि होना कैसा चाहिए, होता कैसा है, रेखीय स्पेक्ट्रम। इसलिए यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, व्याख्या करने में असफल रहा। समझिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसलिए सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि इसलिए इसमें सतत स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए इसमें सतत स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो समझिएगा, वैज्ञानिक रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, नंबर 1 इसकी निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। नंबर 2, संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। इसके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। नंबर 1 कमी क्या रह गई थी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और यह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे यह धीरे धीरे नाभिक के पास आएगा और ऊर्जा समाप्त होने पर यह नाभिक में गिर जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद में रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। नंबर 2 कमी क्या इनकी रह गई थी, दूसरी कमी ये रह गई थी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते समय यह विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसमें सतत स्पेक्ट्रम होता है, जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं होता। इसलिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। फिर एक बार समझिए, वैज्ञानिक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है।
नंबर 2 ऋणावेशित, नंबर 2 जो संपूर्ण धनावेश होता है परमाणु का, जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र के सूक्ष्म स्थान 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 3 ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी, नंबर 1 कमी क्या रह गई थी? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे यह धीरे धीरे नाभिक के पास आएगा और ऊर्जा समाप्त होने पर यह नाभिक में गिर जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा संभव नहीं। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी कमी क्या थी? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय यह विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इसमें सतत स्पेक्ट्रम होता है, जबकि इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल है। ये तुमसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछे तो परमाणु मॉडल, कमी पूछे तो कमी लिखना हेडिंग डाल के, ठीक है। 2 कमियां इनकी थी। इसके बाद बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक, ठीक है। अगले दिन हम बताएंगे बोहर, वैज्ञानिक नील बोहर का परमाणु मॉडल समझाएंगे, ठीक है।